सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूँ इनका नाम भव्या है। ये कुंडली आई है ग्वालियर मध्य प्रदेश से। इनके पिता ने इनकी कुंडली भेजी है। बाकी के प्रश्न जैसे एक पिता के होते हैं वैसे ही शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। मैंने धन भाव पे जो सीरीज बनाई है आप लोग उसे देख रहे हैं या नहीं? धन भाव में कौन सी राशि बनी है, इस पे अलग अलग राशियों के मैंने अलग अलग तर्क संगत उदाहरण के साथ कार्यक्रम बनाया है। जा करके अवश्य देखिए अगर आपने नहीं देखा है तो। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम में सबसे पहले आपको बताऊंगा मनुस्मृति की बात। भगवान मनु ने अपने आदि ग्रंथ मनुस्मृति में जातकर्म संस्कार के बाद नामकरण संस्कार की व्याख्या की है। इसमें उन्होंने बात कही कि जन्म से तुरंत बाद जातकर्म होता है। नाल छेदन से पूर्व किसी भी जातक का, याद रखिए, जातकर्म संस्कार जातिकाओं का नहीं होता है, बच्चों का होता है। नवजात शिशु में बालिकाओं का नहीं, बालकों का होता है। नाल छेदन के पूर्व जातकर्म संस्कार होता है। नाल छेदने के बाद, जातकर्म संस्कार के बाद, ये दोनों जब संस्कार हो जाते हैं तब जन्म से 12वें और 11वें दिन होता है नामकरण संस्कार। किसी भी व्यक्ति के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण वो उसकी पहचान उसके नाम से होती है और नाम का प्रभाव जातक को जीवन भर प्रभावित करता है। आपका नाम आपको बांध के रखता है और आपका नाम अगर आपसे दूर हो जाए तो फिर आपको उसको पाने के लिए वापस बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो तात्पर्य है कि आपका जो नामकरण है वो संस्कार से युक्त है, समंत्रक है, मतलब मंत्र के साथ है, या फिर वो ऐसे ही बिना मेहनत के रख दिया गया है। माता पिता का परम पुनीत कर्तव्य होता है अपने बच्चों के नाम पे मेहनत करना। नाम पे मेहनत नहीं हो, उस पे रिसर्च ना हो, उस पे तर्क ना हो, उस पे उसके अर्थ मायने से युक्त ना हो तो वो नाम बेकार है। और सारे ही नाम भगवान नारायण के ही हैं, पर उसमें से कुछ नाम नारायण के ही सुपुत्र दैत्यों के भी होते हैं जो हमें प्रभावित करते। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। सबसे पहले अब आपको इनकी कुंडली के पंचांग से आपका परिचय करा देता हूँ। इनकी कुंडली में इनका जो पंचांग बन रहा है, भाद्रपद माह में जन्मे हैं ये। इस वजह से सबसे अच्छी बात होगी कि व्यक्ति देखने में बड़ा सुंदर होता है और दिल डौल काफ़ी उसका अच्छा होता है। वो जहाँ भी खड़ा रहेगा कुछ लोगों के संग खड़ा रहेगा, मतलब वो अकेला कभी भी नहीं है। दक्षिणायन में जन्मे हैं तो आत्मविश्वास कमजोर हो सकता है। शरद ऋतु में शुक्ल पक्ष के 9वीं तिथि में आलस्य न हो और शुक्ल पक्ष के 9वीं तिथि के चंद्रमा व्यक्ति को धन धान्य, मन मस्तिष्क, स्वास्थ्य और आयु, इन सब चीजों का सकारात्मक प्रभाव व्यक्ति के जीवन पे मिलता है। मतलब स्वास्थ्य कमजोर नहीं है, व्यक्ति रुग्ण नहीं है, मानसिकता बुरी नहीं है और सकारात्मकता उसके जीवन में बना रहता है। मंगलवार और शुक्ल पक्ष के 9वीं में एक बड़ी अच्छी बात ये होती है, आप जब ये देखें तो ये चंद्रमा शुभ ग्रह हैं और इस कुंडली के लिए चंद्रमा दशम स्थान के अधिपति होकर के तीसरे भाव में शनि के संग बैठे। मतलब दशम स्थान का अधिपति किसके संग बैठा? जन्म कुंडली के सर्वाधिक राजयोग कारक ग्रह के संग। तो आपकी कुंडली में आपका चंद्रमा किसके साथ युति में है? और उस पर जरा देखिए तो सूर्य से केंद्र में, आगे मंगल केतु बैठे हैं चतुर्थ स्थान में जहां मंगल उच्च के हो रहे हैं, जिसका अधिपति शनि शत्रु की राशि में बैठा है, मतलब छठे भाव में, तीसरे भाव में। ये परेशानी कभी कभी जातक को परेशान करेगी। हालांकि तृतीय भाव और चतुर्थ भाव का संबंध बन रहा है। चतुर्थ भाव के अधिपति तीसरे में और चतुर्थ भाव के अधिपति तीसरे में बैठ करके अपनी तीसरी दृष्टि से अपने ही भाव को देख रहे हैं। मतलब चतुर्थ भाव के अधिपति तीसरे में बैठ करके अपनी तीसरी दृष्टि से अपने ही भाव को देख रहे हैं। और किसके साथ देख रहे हैं? तो दशम भाव के अधिपति के साथ। इस वजह से व्यक्ति की वाणी गंभीर और डिप्लोमेट धारण करने वाली होती है। उसकी वाणी गंभीर है, उसका चिंतन बड़ा ही मजबूत है और यही नहीं, उसके पास तकनीक की जानकारी भी अच्छी है। वो समाज में प्रतिष्ठित होता है। पंचम भाव के अधिपति अगर तीसरे में बैठेंगे दशम भाव के अधिपति के संग, इस वजह से हमें अपने पिता के साथ संबंधों को मजबूती देने की आवश्यकता हमेशा ही होगी और किसी भी स्थिति में पिता को किसी दूसरे के कहने में नहीं आना चाहिए। रिश्तेदारों के कहने में,
बड़े भाई छोटे भाई के कहने में, कभी कभी तो अपनी माता के कहने में भी नहीं आना चाहिए। इससे होगा कई बार इस कुंडली में कि ये जो जातिका है या जो जातक है, इसका संबंध पिता से दूरी वाला बन जाएगा। कई बार वो इनके लिए आपके बारे में या आप इस बच्चे के बारे में, बच्चे के पिता के दिमाग में उल्टी अटपटी हरकतें बता दी जाती हैं। मतलब दूसरा कोई व्यक्ति आपके इस बच्चे के लिए कुछ बुरी बात बता सकता है कि ये ऐसा है, उसकी बुराई कर सकता है, जिसके कारण कई बार आपका संबंध इसके साथ दूरी का बन जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि शनि और चंद्रमा का प्रभाव पंचम भाव पे है ना। पंचम भाव के अधिपति बुध जो बैठे हैं वो जन्म कुंडली में लाभ में बैठ करके पंचम को देख रहे हैं। तो पंचम भाव पे शनि की दृष्टि और पंचम भाव पे शनि की दृष्टि, नवम भाव के अधिपति बुध की पंचम पे दृष्टि। इस वजह से व्यक्ति कंप्यूटर से संबंधित क्षेत्रों में अपना करियर आसानी से बना सकता है, और अगर वो चाहे तो कल को खुद का कारोबार भी कर सकता है। इनका जन्म हुआ पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र। सौभाग्य योग, कौलव करण, क्षत्रिय वर्ण और मनुष्य गण का ये प्रभाव बनेगा। इस वजह से व्यक्ति में जिद है, महत्वाकांक्षा भी है, क्रोध भी है, और आलस्य तो नहीं है, पर हाँ इतनी बात कहूंगा कि आलस्य का जो प्रभाव है वो व्यक्ति के जीवन में घटता बढ़ता रहता है उसके चलने वाले दशाओं के कारण। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र और जन्म कुंडली में जिस स्थिति में गुरु बैठे हैं, जिस स्थिति में शुक्र बैठे हैं, जिस स्थिति में मंगल बैठे हैं, ये तीनों ही स्थितियां व्यक्ति की कुंडली को कमजोर बनाने से हटा रही हैं और उन्हें मजबूती दे रही हैं। लग्न का अधिपति लग्न में, छठवें भाव के अधिपति के संग, इस वजह से व्यक्ति का संबंध हमेशा ही व्यापार का भी बना रहे, और ये व्यक्ति सरकारी नौकरी की तैयारी भी कर सकता है, ये प्रोफेसर बन सकता है। इनकी कुंडली में बहुत अच्छे तरीके से लॉ ऑफिसर बनने के योग हैं। ये कुर्सी पे बैठ करके धन कमाने का काम कर सकते हैं, जहां पे कोई भी शारीरिक मूवमेंट ना हो, आराम से बैठ करके व्यक्ति काम करता रहे, ऑफिस वर्क काम कर सकता है। प्रोफेसर बनने के योग बड़े अच्छे होंगे। मंगल उच्च के बैठे हैं, चल अचल संपत्ति का योग बहुत अच्छा रहेगा। माता जी का स्वास्थ्य कमजोर ना हो, इसका ध्यान रखना चाहिए। 2 केंद्रों के अधिपति एक साथ तीसरे में जा रहे हैं, इस वजह से मेहनत थोड़ी करनी पड़ती है। ये सब चीजें होती हैं। वैसे आपको मैं एक बात बताता हूं, इनकी कुंडली में चंद्रमा पूर्वाषाढ़ा में बैठा है। शुक्र इस कुंडली के लिए लग्नेश होते हैं। मतलब आपकी कुंडली में चंद्रमा किस नक्षत्र में बैठा है और उस नक्षत्र का अधिपति आपके उस कुंडली के लिए कौन होता है, लग्नेश या कारक ग्रह। स्वयं अगर चंद्रमा इन नक्षत्रों में बैठे हों, कि आपकी कुंडली का चंद्रमा जिस नक्षत्र में बैठा, अगर उस नक्षत्र का अधिपति, जैसे इनकी कुंडली में चंद्रमा 14 डिग्री के, अवस्थागत बहुत अच्छा, 14 डिग्री 39 कला पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, और ये नक्षत्र शुक्र का होता है। शुक्र लग्न में ही मालव्य योग लगा रहे हैं, और चंद्रमा पहले ही चूंकि शुभग्रह हुआ है, इस कारण से व्यक्ति के जीवन में धनाढ्य और ऐश्वर्य से युक्त होकर के दाम्पत्य का सफल और सुखद निर्णय सुनाता हुआ व्यक्ति की कुंडली बहुत अच्छी बनेगी, क्योंकि गुरु और शुक्र जैसे 2 शुभग्रह की दृष्टि यहां पड़ गई, और इस भाव का अधिपति मंगल उच्च का और स्वयं इस भाव को देख रहा है। इस वजह से व्यक्ति जमीन से संबंधित कारोबार भी कर सकता है, सिविल इंजीनियरिंग भी कर सकता है, कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में काम कर सकता है, भारी भरकम जमीन की खरीद बिक्री आदि से संबंधित, और कई बार चट्टान से संबंधित भी कारोबार में ये जा सकता है। ये इतनी सारी चीजें। इनकी कुंडली में कर्क के राहु बैठे हैं, जिसके कारण कई बार व्यक्ति का मन मस्तिष्क हमेशा ही कुछ बड़ा, बेहतर और नया अनूठा करने पे चिंतित रहता है। 12वें भाव में सूर्य, 10वें भाव के अधिपति चंद्रमा तीसरे में, ये पिता के साथ संबंधों को ठीक रखने की का निर्देश दे रहे हैं। 11वें भाव के अधिपति 12वें के अधिपति 11वें, पर बुध इस कुंडली के लिए सर्वाधिक राजयोग कारक ग्रह के रूप में जाने जाते हैं। तुला लग्न की कुंडली के लिए शुक्र और शनि के साथ साथ बुध बड़े अच्छे ग्रह के रूप में परिभाषा अपनी बनाते हैं। 12वें भाव के साथ साथ तीसरे भाव के अधिपति होकर के, 12वें भाव के साथ साथ 9वें भाव का अधिपति होकर के अपने जन्म से, अपने उस स्थान से 3 घर आगे बैठे हैं। लाभ में बैठ करके पंचम को देख रहे हैं, वहां उस कुंडली का कारक ग्रह और उस भाव का अधिपति भी देख रहा है। इस कारण से व्यक्ति के जीवन में अपने पूर्वजों और पिता का आशीर्वाद आवश्यक रूप से होता है। आइए अब आपको मैं इनकी कुंडली में भाव के आधार पर चर्चा कर देता हूं। लग्न कुंडली में गुरु और शुक्र का लग्न में बैठना व्यक्ति को गंभीर और अनुभवी बनाने के साथ साथ कभी कभी इगोइस्ट नेचर भी दे सकते हैं। वैसे अगर ये जातक अपने जन्म स्थान से दूर जाकर के भी कोई काम करना चाहे तो बिल्कुल कर सकता है। 12वें के राहु
और सूर्य से चंद्रमा 4 घर आगे, ये स्थिति व्यक्ति को कंफ्यूज कर सकती है कभी कभी। तीसरे भाव के चंद्रमा बड़े अच्छे होते हैं, पर वो जिस भाव के अधिपति हैं और जहां बैठा है उसके हिसाब से वो थोड़े कंफ्यूजन में लेके जा सकते हैं, मतलब भ्रम हो सकता है। दशमांश कुंडली में लग्न के अधिपति 12वें और 12वां भाव बलवान, लेकिन उस भाव के अधिपति शुक्र जन्म कुंडली में अष्टम भाव में जा रहे हैं, मित्र की राशि में, और मित्र भाव का अधिपति अपने ही भाव में। इसका अर्थ है कि इनकी कुंडली में थोड़ी बहुत मेहनत के साथ व्यक्ति अगर चाहे तो अपने जन्म स्थान से दूर जा सकता है। एक बड़ी अच्छी बात बताऊं, हालांकि ये बात मुझे शाम वाले कार्यक्रम में ज्यादा कहना चाहिए था, लोग उसको ज्यादा देखते हैं। एक पक्की बात है, बहुत पक्की बात है, मैं दिन रात कुंडलियां देखता हूं, सुबह मतलब 9 बजे से लेकर के रात्रि में 9 बजे तक नॉन स्टॉप कुंडलियां देखता हूं, बीच में 1 घंटे का गैप लेता हूं पूजा करने के लिए शाम को। जो कुंडलियां मैं देखता हूं बाहर वाली, भारत की तो बात नहीं करूंगा, पर बाहर वाली, उन लोगों में ना मैंने अजीब तरीके का खालीपन देखा है। अभी आप लोगों को एक कहानी बताता हूं, छोटी सी बात है। एक पिता गुजरात से उठ करके न्यू जर्सी जाता है। अब ये कौन से देश में है मुझे नहीं पता, पर जगह का नाम न्यू जर्सी है। वहां वो जीवन भर बहुत अच्छे तरीके से अपने दोनों बच्चों को पढ़ाता है। जैसे उसकी नौकरी जाती है, यहीं की पत्नी वहां जाती हैं, साथ में रहती हैं। नौकरी जाने के बाद मतलब अवस्था छोटी, मतलब बुढ़ी हो गई, 60-65 साल से ज्यादा के हो गए, अवस्था ढली, पत्नी ने पति को छोड़ दिया और किसी दूसरे के साथ चली गई, वो भी विदेशी, किसी बाहर के व्यक्ति के साथ चली गई। बच्चे बेचारे अकेले, 2 बच्चे जिनको जीवन भर की कमाई से, गाढ़ी कमाई से पढ़ाया था, वो दोनों अपने अपने मन मर्जी से विवाह कर लेते हैं, बाहर ही रहते हैं और उनको अपने घर में आने की इजाजत नहीं देते हैं। अब बच्चे बेचारे अकेले, तो बात बनी नहीं, तो अब जीवन बीते कैसे? तो इस अवस्था में आ गए तो अब दूसरे विवाह के बारे में सोच नहीं सकते, क्योंकि खून तो भारतीय है। तब उन्होंने अपनी माताजी को अपने पास बुलाया, यहां से ले गए अपने माताजी को। आज उनकी स्थिति ये है, माताजी अलग घुटने के दर्द से परेशान है और उनका घुटना पहले से कमजोर, दोनों को घुटने से परेशानी, और दोनों बच्चे जिनके घुटने मजबूत हैं आज, वो अपनी अपनी दुनिया में मस्त है। जब मैंने उनसे पूछा कि आपके दोनों बच्चे, जिन बच्चों का तो आपकी कुंडली में योग बढ़िया है, चल पंडित जी योग तो बढ़िया है, संबंध भी अच्छे हैं, पर जब कहता हूं कि मेरे पास या तो आ जाओ या अपने पास मुझे बुला लो, तो कहते हैं नहीं आप वहीं रहिए, मेरे पास मत आइए। सीधी बात है, मतलब उन लोगों का काम जब तक था तब तक मेरे भरोसे रहे, जब तक उनका काम खत्म हो गया अब मुझे छोड़ दिया। और ये स्थिति ऐसा नहीं है, ये स्थिति प्रत्येक लगभग बाहर के लोगों में, बहुत कम कुंडलियों में देखा है मैंने। कनाडा की कुंडली आई कि वो तो आज तक मुझे पिता कभी कहा ही नहीं है, कभी उसने नहीं कहा, और मता से आकर के ऐसे कह देता है मम्मी दोस्त पिला देते हैं तो पी लेता हूं, ऐसे। ये संस्कार की जो हीनता है हमारे बच्चों में जाकर के वहां पे बड़ी जबरदस्त तरीके से हो जाती है। भले आप विदेश जाएं, बाहर रहें, कमाएं, धन कमाएं, बहुत अच्छी बात है, पर कोशिश करें सबसे पहले अपने देश में रह करके धन कमाने की। मैं अपने घर पे रहता हूं, अपने घर से अपना काम करता हूं, पर इसका अर्थ ये नहीं कि सारे लोग मेरे जैसे हो जाएं, बिल्कुल सही बात है। पर निसंदेह आपको विदेश रहने का अर्थ ये नहीं होता कि आप अपने माता पिता, अपने जो पूर्वजों की बात है उसे भूल जाएं। निसंदेह लोग खुश हो जाते हैं, अरे बेटा बड़ा है, अमेरिका में है, ये काम है, वो काम है, फलाना डिमा का, पर वस्तुतः वो है नहीं आपका, वो था आपका, अब नहीं है। जो चीज आपके पास नहीं है उसे आप ये कैसे कह सकते हैं कि है? नहीं है, वो जब था आपके पास था, अब वो आपका नहीं है, अब वो बदल गया है। और बदली हुई चीज कितनी बार भी जोड़े तो फिर बदली बदली से ही मालूम पड़ती है। मेरे कहने का अर्थ है, इसको समझने की बात है। विषय पे कहता हूं, यहां दशमांशा कुंडली में लग्न के अधिपति विदेश भाव की स्थिति बहुत अच्छी है। हालांकि इस कुंडली में तृतीय भाव के अधिपति के साथ लग्न के अधिपति का योग एक साथ जाना, पराक्रम अगर विदेश में हो, पराक्रम अगर बाहर के लिए हो, तो निस्संदेह काम अच्छा बनेगा। नवमांश कुंडली में बहुत अच्छा योग यहां बना है। सिंह राशि का निर्माण यहां हो रहा है। सप्तम भाव के अधिपति मित्र की राशि में, इस भाव के अधिपति लग्न में। सूर्य और शुक्र कंफ्यूज कर रहे हैं, इस वजह से चतुर्थ स्थान के मंगल यहां मंगलिक बना रहे हैं और राहु से दृष्ट हैं। इस कारण से विवाह मिला करके करना चाहिए, ये कुंडली मंगलिक होगी। हालांकि केंद्र में गुरु इसके प्रभावों को कमजोर भी करेंगे। दूसरी बात, यहां सूर्य और शुक्र एक साथ बैठ करके विवाह के बाद कभी कभी आपसी सामंजस्य
में कमजोरी होती है। वैसे शनि यहाँ बैठे हैं, इस वजह से इस बात की गुंजाइश है कि विवाह मिला करके किया जाए। विवाह चाहे किसी से भी हो, चाहे कल को आप प्रेम विवाह ही क्यों ना करते हो, पर इस बात को हमेशा मना रखें कि अगर कुंडली नहीं मिलेगी तो विवाह नहीं करेंगे। विवाह संस्कार है और प्रेम संस्कार नहीं है। प्रेम किसी से भी हो सकता है, पर विवाह किसी से भी नहीं हो सकता। विवाह उसी से होता है जिससे हमारे सिद्धांत मैच करते हों। आप सोच के देखिए कि अगर आप आज किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह करते हैं जो आपके साथ उसका मैच नहीं है, तो वो आगे चल करके कितनी विकृति होती जाएगी, फिर समाज उससे प्रभावित होता रहेगा और कुप्रथा बन जाएगी। इस वजह से इस चीज को आवश्यक रूप से मानना होगा कि आप जिसके साथ संबंध में जा रहे हैं उसके शरीर के अंदर का तत्व आपके तत्वों से कितना मैच करता है और कितना उसका मिलान है। वही अंक मिलान कहा जाता है, वही कुंडली मिलान है, क्योंकि ये ग्रह हमारे शरीर में तत्वों के रूप में उपस्थित और विराजमान होते हैं। क्लियर है? दशमांशा कुंडली में बुध और गुरु का संबंध द्विद्वादश का है, इस वजह से कभी कभी परेशानी बनेगी। और यहाँ पे बुध वृषभ राशि में बैठे हैं, जहां के अधिपति अष्टम में बैठे हैं मंगल स्वग्रही। अगर व्यक्ति की कुंडली में देखें तो साहस, बल, ढाढ़स, ऊर्जा और पराक्रम भी है। कर्म क्षेत्र में आने वाली जो परेशानियां हैं उसको देखने का तरीका अलग है। लग्न के अधिपति 12वें हैं, इस वजह से मेहनत करनी पड़ेगी, आरंभ में दिक्कत भी होगी करियर को सेटल करने के लिए। और निस्संदेह आप करियर को सेटल करने के लिए अपनी अवस्था के हिसाब से विवाह को नहीं रोक सकते और ये नहीं कह सकते कि अभी करियर सेट कर लेते हैं फिर विवाह करेंगे। ऐसी बहुत सारी कुंडलियां आती हैं जहां पे अगर जन्म कुंडली में द्वितीय भाव के अधिपति शनि, मंगल, राहु, केतु के संपर्क में हो, क्योंकि द्वितीय शनि की राशि में, राहु से दृष्ट, केतु के संग, तो द्वितीय जब शनि, मंगल, राहु, केतु के संपर्क में आते हैं या द्वितीय भाव शनि, मंगल, राहु, केतु से प्रभावित होता है तो व्यक्ति का विवाह विलंब से होता है। तो ये गुंजाइश बिल्कुल भी ना हो कि आपका दाम्पत्य बिल्कुल देर से शुरू हो और आप ये कहें कि पहले करियर को सेट कर लेते हैं उसके बाद फिर आगे का काम देखेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको अपने पिता और माता का कर्तव्य करने देना चाहिए। उनका जो काम बना हुआ है उसे करने दीजिए, आप अपना काम करिए और उन्हें अपना काम करने दीजिए। मतलब मेरा है कि आप सही और उपयुक्त समय पे विवाह करें और उसकी दशा जन्म कुंडली में, अभी तो खैर बहुत अवस्था है, अभी तो 2036 के बाद इस कुंडली में विवाह का योग बनेगा। अभी तो 2036 के बाद सूर्य की दशा में विवाह का योग बनेगा। सूर्य 2036 में आएंगे और वो 6 सालों के लिए रहते हैं, तो 36 और 6 42 इस वर्ष तक आपकी कुंडली में, हालांकि अभी उसमें अवस्था बहुत बड़ी रहेगी, उतनी दूर तक मैं नहीं देख सकता, ज्योतिष शास्त्र देख सकता है, मैं नहीं। यहाँ पे इतनी सारी चीजें, इस कुंडली में सूर्य जो बैठे हैं वो बैठे हैं उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के, और जिस स्थिति में वो बैठे हैं उसके आधार पर उनको बल की आवश्यकता है। पिता के साथ संबंध कमजोर ना हो, और इस कुंडली के आधार पे वो नीचा विलासी हो रहे हैं। सूर्य 6 नंबर की राशि में नीच की राशि की तरफ बढ़ते हैं, जिसके कारण कई बार नेत्रों में परेशानी, कई बार आत्मविश्वास का कमजोर होना, पिता का कारोबार इरेगुलर रहे, या कई बार व्यक्ति का संबंध पिता से कमजोर हो। ये तीसरी बार कह रहा हूं। चंद्रमा का प्रभाव आपकी कुंडली में जिस स्थिति से बैठा है उसके आधार पर शुक्र कारक ग्रह हैं, इस कुंडली के लग्नेश हैं, लग्न में बैठे हैं, मालव्य योग बना रहे हैं और 11 डिग्री पे बैठे हैं। अवस्था उनकी बड़ी अच्छी है, किसी पापग्रह का कोई उन पे असर नहीं है। पर तुला लग्न की कुंडली के लिए षष्ठेश और पापी भाव के अधिपति होकर के नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह गुरु तुला लग्न की कुंडली के लिए पापग्रह बनता है, लग्न में बैठेगा। इस वजह से मेहनत करने पे विवश और मालव्य योग के प्रभावों में कमजोरी ना लाते हुए थोड़ी सी घसीटी अवश्य देते हैं। ऋण वगैरह से संबंध व्यक्ति का रहता है, पर वैसे ऋण का लेन देन व्यक्ति को लाभ ही देगा, नुकसान नहीं है। आपकी कुंडली में चंद्रमा बिल्कुल ठीक है, इस वजह से इस बात पे विश्वास किया जा सकता है कि व्यक्ति का मन, मस्तिष्क और धन के आने की क्षमता और गति बिल्कुल ही नियंत्रित है और सुव्यवस्थित है। मंगल का प्रभाव आपकी कुंडली में जिस स्थिति में बैठ रहा है उसके आधार पर आपके पास ऊर्जा की कोई कमी नहीं होगी, पर उसका समायोजन आवश्यक होगा। बालों की समस्या ना हो, और कई बार व्यक्ति ऐश्वर्य के पीछे इतना ना भागने लगे, सजने संवरने के पीछे इतना ना भागने लगे कि बाकी की जरूरी की जो कामें हैं वो काम छूट जाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि लग्न में ही शुक्र बैठे हैं और मंगल उच्च के बैठे हैं, तो 2 ग्रह स्वग्रही हैं। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में बुध जो है वो परिवर्तन योग में है। भाग्येश का परिवर्तन जो है वो लाभेश के साथ हो रहा है, लाभेश का परिवर्तन 12वें भाव के अधिपति के साथ हो रहा है। तो ये जो है वो व्यक्ति को धनवान बनाने की जुगत लगाने वाला, हालांकि वहां पे क्रूर ग्रह की राशि बनी है, बुध वहां बैठे हैं, इस कारण से हमें अपनी ऊर्जा का और अपनी वाणी का कभी भी व्यय न हो, इसका भी ख्याल रखना चाहिए। हालांकि व्यक्ति के पास तकनीक की समझ बहुत ही ज्यादा उच्चतम दर्जे की है, ये मंगल है।
बुध मंगल का प्रभाव ठीक है हर जगह पर, यहाँ पे थोड़ी कमजोरी और यहाँ के लिए अच्छाइयाँ दे रहे हैं। इस वजह से व्यक्ति के पास क्रिएटिविटी, कुछ नई चीज़ें बना देना, नई चीज़ों का इनोवेशन करना और नई चीज़ें स्थापित कर देना, अपने हिसाब से बहुत सारी चीज़ें बना देने वाला व्यक्ति होता है। खेल कूद में भी व्यक्ति बहुत आगे जाता है। ये मंगल के बाद बुध की बात करें तो बुध के पास तार्किकता है, समझदारी है, और बुध जिस नक्षत्र में बैठे हैं वो उत्तरा फाल्गुनी सूर्य का नक्षत्र होगा और सूर्य भी उसी नक्षत्र में बैठे हैं। इसका अर्थ होगा कि दोनों का नक्षत्र जातक को बल दे रहा है। और कम से कम तो मैं यही बात कहूंगा कि बुध इस कुंडली के लिए योग कारक होते हैं, लाभ में बैठे हैं, पंचम को देख रहे हैं, तो व्यक्ति के जीवन में हमेशा ही बुद्धिमानी, हमेशा ही भगवत भक्ति का योग, हमेशा ही पूर्वजों का बल, हमेशा ही पूर्वजों का आशीर्वाद, हमेशा ही अपने से बड़ों का आदर, ये बना रहेगा। क्योंकि गुरु का भी प्रभाव है, शनि का भी प्रभाव है, बुध का भी प्रभाव है। इस वजह से ये भाव, उस भाव के अधिपति गुरु, उस भाव के कारक, और उस भाव में जो इंटेलिजेंस देता है बुध या नवम भाव के अधिपति से दृष्ट होने के कारण पंचम भाव बलवान है, जिसके कारण व्यक्ति की वाक शुद्धि, व्यक्ति की वाणी, व्यक्ति के जीवन में उसके कुटुंब का सुख और उसका यश, उसकी कीर्ति, उसका सम्मान, उसका पद, उसकी प्रतिष्ठा, ये कभी भी अविचल बने रहते हैं। नेत्रों की समस्या ना हो, बालों की समस्या ना हो और नेत्र ज्योति की परेशानी ना हो, इसका ध्यान रखना चाहिए। ये हैं बुध। गुरु का प्रभाव आपकी कुंडली के लिए ठीक है, अपने नक्षत्र में बैठे हैं, ढलान पे हैं, इस वजह से एकादशी, गीता जी का पाठ प्रत्येक दिन 1 अध्याय रोज दिन किया करिए। मंदिर का दर्शन, गुरुजनों की सेवा, माता पिता का आशीर्वाद, उनकी आज्ञा की अवहेलना आपको नुकसान देगी, क्योंकि ये तुला लग्न की कुंडली है। आप बैलेंस बना सकते हैं, दाम्पत्य आपका कभी भी खराब नहीं है। शुक्र आपकी कुंडली में ठीक बैठे हैं, वो थोड़े खर्चीले बनाते हैं और सजने वाला बना देते हैं। फैशन की समझ व्यक्ति को बहुत अच्छी होती है और उसकी तार्किकता सबके दांत खट्टे कर सकती है। अपनी अवस्था से ऊंचा उठ करके व्यक्ति प्रश्न भी पूछता है और अनुभव अपनी अवस्था से ज्यादा का रख लेता है। शुक्र का प्रभाव ठीक है। शनि मेहनत करवाएंगे, मेहनत के बाद परिणाम भी देंगे, थोड़ा विलंब हो सकता है। राहु का प्रभाव आपकी कुंडली में आपको बहुमुखी बना सकता है। दशम स्थान के राहु कर्क राशि में तटस्थ होंगे, हालांकि न तो वो अच्छे हैं न तो बुरे, पर उनके ऊपर किसी शुभ ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है, उल्टे मारक ग्रह की दृष्टि दशम स्थान पे है, जिसके कारण करियर में अनएस्टेब्लिशमेंट हो सकती है। धन भाव के अधिपति राहु से दृष्ट हैं, किसी शुभ ग्रह का उन पे कोई प्रभाव नहीं है, लेकिन आगे चंद्रमा, पीछे 2 ग्रह शुक्र, इस वजह से उसको कमजोरी नहीं मिलेगी। विवाह के बाद संबंध अच्छा रहे। यहाँ के जो शनि है कई बार कठोरता दे देते हैं, व्यक्ति उटपटी और गंभीरता से, उसका पति जो वो बहुत ही गंभीरता से बोलने वाला और गंभीर काम करने वाला भी होता है। दाम्पत्य खराब नहीं है, विवाह बिल्कुल ठीक है। आप आराम से विवाह करें। किसके साथ? तुला राशि तुला लग्न, धनु राशि धनु लग्न, और उसके बाद मकर राशि मकर लग्न और मिथुन राशि मिथुन लग्न, इनके साथ विवाह किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त इस कुंडली में शुक्रवार और शनिवार का दिन बहुत अच्छा रहेगा। इस कुंडली में धन कमाने के लिए दक्षिण और पूर्व की दिशा बहुत अच्छी रहेगी। इस कुंडली के लिए धन कमाने के लिए पश्चिम दिशा भी बहुत अच्छी रहे। इस कुंडली में अंक हमेशा से ही 8 बहुत अच्छा रहे, और ये सारी चीजें हैं। नक्षत्र के आधार पर विशाखा, श्रवण, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा भाद्रपद, उत्तराषाढ़ा, श्रवण के साथ रोहिणी और रेवती, ये सब नक्षत्र अच्छे रहेंगे। दशमांशा कुंडली में गुरु लग्न में बैठे हैं, इस वजह से व्यक्ति जल्दी ही अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा, इसकी बात सही है। दशाओं में कौन कौन सी दशाएं कमजोर बीतेंगी? बुध में जब कभी भी शुक्र आएंगे तब, बुध में जब कभी भी गुरु आएंगे तब, और बुध में जब कभी भी गुरु की दशा रहे, गुरु में बुध की दशा रहे, अंतर प्रत्यंतर में भी तो दशाएं कमजोर जा सकती हैं। मंगल की दशा में माता का स्वास्थ्य ध्यान रखना होगा। राहु में मंगल, मंगल में राहु माता और पिता को कष्ट दे सकते हैं। व्यक्ति के पास अपना धन, अपनी संपत्ति और चल अचल संपत्ति का सुख वो है, क्योंकि शनि की राशि मंगल उच्च के, राहु केतु का प्रभाव व्यक्ति का अधिकार कोई छीन नहीं सकता है। उसकी वाणी कंपायमान है और अपने प्रभावों से युक्त है। वाणी भाव पे राहु की दृष्टि, व्यक्ति को भोजन शुद्ध और स्पेशल करना चाहिए। मांसाहार का त्याग बिल्कुल ही आवश्यक है। और इस कुंडली के हिसाब से कुंडली के पास आयु का बल है, उसमें घबराने की कोई बात नहीं है। व्यक्ति बूढ़ा होकर के मरता है। 3 घर खाली, चौथा भी खाली, 5वां भी खाली, 1 2 3 4 5 खाली, और वस्तुतः छठा भाव ये भी खाली है। इस वजह से, और जन्म कुंडली में 1 2 3 4 5 घर में सारे ग्रह बैठे हैं, इस वजह से इसे पाश योग कहते हैं। पर व्यक्ति के पास घूम घूम करके पैसे कमाने के अतिरिक्त
उसके पास सबसे बढ़िया बल रहे, एक जगह पे बैठे अपना कारोबार करे, मैनेजमेंट कर सकता है, होटल का काम कर सकता है, MBA कर सकता है, प्रोफेसर बन सकता है, टेक्निकली वो कंप्यूटर इंजीनियर बन सकता है, सिविल इंजीनियरिंग भी कर सकता है, कॉन्ट्रैक्टर या कॉन्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्शन से संबंधित कारोबार भी इस कुंडली के लिए बनता है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।